प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता, अल्पसंख्यकों की परिभाषा और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की कौन कौन सी पद्धतियाँ या साधन हैं। वास्तविक रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धतियों से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है। इसलिए मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए अलग से अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की कौन सी पद्धतियाँ हैं, कौन से साधन हैं, अल्पसंख्यकों का क्या अभिप्राय है, अल्पसंख्यकों की जो पद्धतियाँ उनकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इन सभी बातों पर आज की वीडियो क्लास में हम चर्चा करेंगे। अर्थात आज का हमारा लेक्चर केवल अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता, परिभाषा और पद्धतियाँ या साधन से संबंधित है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लासेज अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान दें मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, भाई क्या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को किसी देश में अपना लिया जाए और लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिया जाता है बहुमत से लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या अल्पसंख्यकों का कोई महत्व नहीं हो? क्या अल्पसंख्यकों को किसी भी रूप में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए? नहीं भाई, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्पष्ट रूप में कहा है कि वास्तविक रूप में अल्पसंख्यक प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए अल्पसंख्यकों को भी किसी न किसी रूप में व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अब ये प्रतिनिधित्व देने की कौन सी पद्धतियाँ हों, इसकी चर्चा इसमें करेंगे हम। इसी के साथ में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली की आवश्यकता क्यों हुई और अल्पसंख्यकों का क्या अभिप्राय है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए यहाँ सारी बातें नोट कर दी हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स अवश्य तैयार कीजिएगा और विशेषकर जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको तो भाई ये नोट्स तैयार करने ही पड़ेंगे। इसी के साथ में जो स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी अपने नोट्स तैयार करने चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजनीति विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम को इस रूप में समझा रहा हूँ कि किसी भी रूप में पूरे भारत में, चाहे वह स्नातक स्तर का विद्यार्थी हो, स्नातकोत्तर स्तर का विद्यार्थी हो या राजनीति विज्ञान विषय से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, मैं सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन एक लेक्चर मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए तैयार करता हूं। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हमारी ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। हम निःशुल्क रूप में राजनीति विज्ञान के समग्र पाठ्यक्रम को आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। बस आपसे एक ही मांग है, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं तो भाई अन्य विद्यार्थियों को भी अवश्य अवगत कराइएगा। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि पूरे भारत में राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनको राजनीति विज्ञान विषय में कोई परेशानी नहीं आए। मेरा मूल लक्ष्य केवल यही है। ध्यान दें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमने पहला पार्ट लिया है आवश्यकता। आवश्यकता के बारे में एक विद्वान हैं जो कि एक राजनीतिक विचारक थे, J.S. मिल, मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि
अल्पसंख्यकों का जो प्रतिनिधित्व होता है, जे.एस. मिल इसे प्रजातंत्र का आवश्यक अंग मानता है। अर्थात जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि लोकतंत्र में बहुमत से निर्णय लिया जाता है, बात सही है, लेकिन अल्पसंख्यकों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों की भी इस प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे व्यवस्थापिका में इनको उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। अल्पसंख्यकों का अहित अनादर नहीं होना चाहिए। इसलिए जो संख्या में कम हैं, जो व्यक्ति संख्या में कम हैं, चाहे वह जाति, भाषा, धर्म किसी के आधार पर हो, जो संख्या में कम हैं उनको भी लोकतंत्र में उचित स्थान, उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। किसने कही ये बात? जे.एस. मिल ने। क्लियर? नोट कीजिएगा। अगली बात जे.एस. मिल ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश है। क्या कह रहे हैं कि किसी भी सच्चे समान प्रजातंत्र में प्रत्येक समुदाय का चाहे वह जाति, भाषा, धर्म इत्यादि किसी के आधार पर समुदाय का निर्माण हुआ हो, प्रत्येक समुदाय का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अर्थात चाहे कोई भी समुदाय हो जिसका निर्माण जाति, भाषा, धर्म इत्यादि किसी के आधार पर हुआ हो, तो इनके बारे में जे.एस. मिल कह रहे हैं कि भाई इनको अपने अनुपात के हिसाब से व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जिससे कि ये सभी अपने अपने हितों की सुरक्षा कर सकें। ठीक है, तो ये हो गए अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं। क्या? कि अल्पसंख्यकों का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आप क्या समझते हैं इससे? आप ध्यान दें, यहाँ मैंने केवल एक डेफिनेशन ली है और वो भी कौन सी, जो कि पूरी दुनिया में स्वीकार की जाती है, वह है, नोट कीजिएगा, ब्रिटानिका विश्व शब्दकोश। क्या? किसके अनुसार? ब्रिटानिका विश्व शब्दकोश के अनुसार अल्पसंख्यक ऐसे लोगों का समूह है। अब ध्यान दीजिए, नोट करना है आपको। अल्पसंख्यक ऐसे लोगों का समूह है जो सामान्य वंश, भाषा या धार्मिक विश्वासों के बंधनों से बंधे हुए हों और जो इस संबंध में राजनीतिक समुदाय के निवासियों के बहुमत से अपने आप को भिन्न समझते हों। अब इसमें सारी बातें आ गई भाई कि अल्पसंख्यक किसको कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान देंगे, इसमें सारी बात स्पष्ट कर रहा हूँ मैं। क्या कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक ऐसे लोगों का समूह है, अब वो समूह चाहे जाति, भाषा, धर्म किसी के आधार पर निर्मित हुआ हो, ऐसे लोगों का समूह है जो सामान्य वंश, भाषा या धार्मिक विश्वास जैसे हिंदू, मुस्लिम धार्मिक विश्वासों के बंधनों से बंधे हुए हों और जो इस संबंध में राजनीतिक समुदाय के निवासियों के बहुमत से अपने आप को भिन्न समझते हों। जैसे हमारे भारत के अंतर्गत हम अभी भी देखते हैं कि जो मुसलमान हैं वो अपने आप को अल्पसंख्यक ही कहते हैं। तो ये वास्तविक रूप में क्या है? अल्पसंख्यक कौन, इसकी परिभाषा दी गई है। आप ये जो परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा से मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये ब्रिटानिका विश्व शब्दकोश के अनुसार जो अल्पसंख्यक की हमने परिभाषा दी है, भाई आप इसको ठीक से समझ गए होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब आगे बढ़ें भाई, दो बातें होंगी, आवश्यकता, परिभाषा। अब ध्यान दें, यहाँ इस परिभाषा के ऊपर ही एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको। क्या? कि अल्पसंख्यक बनने के लिए चाहे वह वंश, भाषा, धार्मिक विश्वास किसी के आधार पर हो, अल्पसंख्यक बनने के लिए केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं बल्कि पृथक पहचान भी आवश्यक है। मतलब केवल इच्छा ना हो बल्कि इच्छा के साथ साथ उसकी पृथक पहचान भी हो। जैसे मान लो मैं आपको आज कहना चाहूँ कि हमारे भारत के अंतर्गत जो
अनुसूचित जाति के लोग हैं वो बहुमत में सम्मिलित होना चाहते हैं, बहुसंख्यक वर्ग में सम्मिलित होना चाहते हैं और अपनी अलग पहचान नहीं बनाए रखना चाहते हैं, तो इनको अल्पसंख्यक कैसे कह सकते हैं हम? वो तो स्वामी जो बहुसंख्यक वर्ग है उसमें सम्मिलित होना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी अलग कोई पहचान नहीं होनी चाहिए, हम इनमें सम्मिलित कर लिया जाए। तो वास्तविक रूप में ये अल्पसंख्यक नहीं होगा। क्या? अल्पसंख्यक बनने के लिए केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं बल्कि पृथक पहचान भी आवश्यक है। और जो कोई ये कहे कि हमारी अलग भाई ये पहचान नहीं होनी चाहिए तो अल्पसंख्यक नहीं कहलाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पूछ ली जाती है। अब तीसरी बात ले, 2 पार्ट हो गए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अल्पसंख्यक की क्या परिभाषा है, और तीसरी बात जो ले रहे हैं वो क्या है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के साधन या पद्धतियाँ। क्या? अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के साधन या पद्धतियाँ कौन कौन सी, अर्थात वो कौन कौन सी साधन हैं, वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं जिनके द्वारा जो संख्या में कम हैं, चाहे वो समुदाय, जाति, भाषा, वंश किसी के आधार पर बना हो, जो संख्या में कम हैं उनको व्यवस्थापिका में किस आधार पर किस तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब यहाँ जो संख्या में कम हैं उनको किन किन साधनों से, किन किन पद्धतियों से कैसे व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उन साधनों को, उन पद्धतियों को ही अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के साधन या पद्धतियाँ कहा जाता है। अब इसमें हमने आपके लिए 7 पद्धतियाँ नोट की हैं। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने निर्वाचन पद्धति का अर्थ है, निर्वाचन की प्रणालियाँ, इन सब के ऊपर बेहतर तरीके से समझाते हुए वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। मतलब मैंने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से संबंधित एक भी बात शेष नहीं छोड़ी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। चलिए, इसकी पहली जो पद्धति या साधन है वह है द्वितीय मत प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई इसमें दोबारा से मतदान होता है। क्या? द्वितीय मत प्रणाली। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है, सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण बातें समझें फिर अर्थ बताऊंगा, कि द्वितीय मत प्रणाली में नंबर 1 पहली शर्त तो होती है कि इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वह एक सदस्य होता है। क्या? एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। नोट कीजिएगा, एग्जाम पूछा जाता है। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र होता है ना, उसमें केवल एक ही स्थान होता है, एक स्थान के लिए चुनाव कराए जाते हैं, तो एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होगा। अब यहाँ वास्तविक रूप में जब चुनाव होंगे तो चुनाव होने के बाद में वास्तविक रूप में जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा, जिस उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा, जैसे यहाँ 50% मत प्राप्त हो रहे हैं तो उसमें +1 करके, अर्थात 51% मत प्राप्त किए हैं तो वह विजयी घोषित हो जाएगा। मतलब पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होगी यहाँ, सामान्य बहुमत नहीं कि भी जिसको सबसे ज़्यादा मत मिल गया वो विजयी घोषित हो जाएगा, नहीं, इसमें पूर्ण बहुमत की आवश्यकता थी। पूर्ण बहुमत का मतलब 51% मत प्राप्त किए हों जिसने वह विजयी घोषित हो जाएगा। अगली बात, अब इसमें दोबारा निर्वाचन होता है। कब होता है दोबारा निर्वाचन? जब प्रथम बार जो निर्वाचन हुए हैं, जो चुनाव हुए हैं, उसमें किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, निरपेक्ष बहुमत नहीं मिलता है, 51% बहुमत नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में यहाँ मान लीजिएगा 4 उम्मीदवार हैं, एक स्थान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें पहली बार में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मतलब 51% मत प्राप्त नहीं किए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जिनको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए हैं, उन 2 में दोबारा चुनाव कराया जाएगा। बाकी 2 को कम स्थान प्राप्त हुए हैं उनको निर्वाचन के मैदान से हटा दिया जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किए हैं, जिन 2 उम्मीदवारों ने, उन 2 के बीच में दोबारा से चुनाव कराया जाएगा, और दोबारा से चुनाव होने के बाद में निश्चित है एक को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा, उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो इसे ही कहते हैं द्वितीय मत प्रणाली। अब ध्यान देंगे,
यहाँ मैंने ये सारी बात नोट कर दी है। दोबारा निर्वाचन होंगे इसमें, मतलब पहली बार में किसी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में जिनको सबसे ज़्यादा, जिन उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुई है ना भाई, उनको दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा, दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। और फिर जो सबसे अधिक मत प्राप्त करेगा, भाई दो ही तो होंगे, पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाएगा इसको, और सबसे अधिक मत प्राप्त जिसको हो जाएगा विजय घोषित हो जाएगा। और यह है जो पद्धति है विशेषकर फ्रांस में अपनाई गई है, नोट कीजिएगा। दूसरा, वैकल्पिक मत प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, नोट करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व की पद्धति या साधन है वो कौन सा है? वैकल्पिक मत प्रणाली। भाई वैकल्पिक मत प्रणाली को अधिमानिक, नोट कीजिएगा, अधिमानिक या प्रासंगिक प्रणाली भी कहा जाता है। एग्जाम पूछा जाता है, विशेषकर विद्यार्थी इसके नाम से परिचित नहीं होते हैं, दूसरे नाम से तो गलती करते हैं। क्या? वैकल्पिक मत प्रणाली को अधिमानिक या प्रासंगिक प्रणाली भी या पद्धति भी या साधन भी कहा जाता है। इसमें समझें, यहाँ वास्तविक रूप में मतदाता को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। इसी के साथ में ये बात सत्य है कि यहाँ पर मान लीजिएगा 4 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हो रहा है, 4 उम्मीदवार एक स्थान चुनाव लड़ रहे हैं, तो वास्तविक रूप में मतदाता को एक मत देने का अधिकार तो होता है, परंतु यहाँ मतदाता वरीयता अपनी पसंद अभिव्यक्त कर सकता है कि प्रथम पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद व्यक्त कर देगा। तो यहाँ मैंने लिखा है वरीयता, मतलब ये अपनी वरीयता अभिव्यक्त कर सकते हैं मतदाता। मत तो एक ही देने का अधिकार है, लेकिन वरीयता अभिव्यक्त कर सकता है। अब इसके बाद में क्या होगा कि वास्तविक रूप में मान लीजिएगा किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जिसने सबसे कम मत प्राप्त किए हैं उनको निर्वाचन से बाहर कर दिया जाएगा, और उनकी जो दूसरी पसंद है उस दूसरी पसंद को जिसने सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किए उससे ऊपर वाले, मान लीजिएगा 4 उम्मीदवार हैं, चारों में से जो तीसरे वाला है उसने सबसे कम मत प्राप्त किए, चौथे वाले ने सबसे कम मत प्राप्त किए हैं, तो उसको तो जो है सूची से बाहर कर दिया जाएगा। बच गए 3। अब इन तीनों में जो चौथा उम्मीदवार है उसको जो दूसरी पसंद प्राप्त हुई है उस दूसरी पसंद को वास्तविक रूप में इन 3 उम्मीदवारों ने जिस अनुपात में जितना प्रतिशत मत प्राप्त किया है उसके हिसाब से दूसरी पसंद को जो है विभाजित कर दिया जाएगा तीनों के बीच में, और उसके बाद में स्थानों का वितरण कर दिया जाता है। मैंने यहाँ नोट किया निष्कासन और हस्तांतरण, मतलब ये जो है मतों के हस्तांतरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरे स्थान नहीं भरे जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं वैकल्पिक मत प्रणाली। तीसरा, सीमित मत प्रणाली। आप ध्यान देंगे मेरे भाई, सीमित मत प्रणाली, इसको सीमित मत प्रणाली किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसमें मतदाता को कम मत देने का अधिकार होता है। कैसे? जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र से, वैसे इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र होगा बहुसदस्यीय होगा। क्या होगा? निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होगा, मतलब एक स्थान से, एक निर्वाचन क्षेत्र से 2, 3, 4 स्थानों के लिए चुनाव होते हैं। मतलब वास्तविक रूप में एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक स्थान होते हैं, एक से अधिक स्थानों के लिए चुनाव कराए जाते हैं, इसे ही बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो सीमित मत प्रणाली में भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, मगर इस बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो मतदाता होता है उसे, मान लीजिएगा 3 स्थान है तो 3 मत देने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि 3 से कम मतलब 2 मत देने का अधिकार होता है। तो यहाँ जितने स्थान होते हैं उतने मत देने का अधिकार नहीं होते हैं, इसलिए इसे सीमित मत प्रणाली कहा जाता है। मैंने यहाँ नोट भी किया है, इसमें मतदाता को कम मत देने का अधिकार होता है, जितने स्थान होते हैं ना उनसे कम मत देने का अधिकार होता है, इसलिए इसे सीमित मत प्रणाली कहते हैं। नहीं समझे भाई? एक निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें मान लीजिएगा 3 स्थानों के लिए चुनाव हो रहे हैं,
तो मतदाता को केवल 2 मत देने का अधिकार है। तो स्थान 3, मत केवल 2 दे रहे हैं, तो सीमित होगा ना, कम होगा ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीमित मत प्रणाली। ठीक है, अधिकार होते हैं, जैसे 3 स्थान है, मतदाता को 2 मत देने का अधिकार है, इसलिए इसे सीमित मत प्रणाली कहते हैं। बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होगा, और यह प्रणाली पुर्तगाल और अमेरिका के अंतर्गत अपनाई गई है। ठीक है। चौथा, एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली। भाई, एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली में भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक स्थानों के लिए चुनाव होता है। दूसरी बात, इसमें मतदाता को केवल 1 मत देने का अधिकार, केवल 1 मत देने का अधिकार होता है, और इसके बाद में जिसको जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। परंतु इसमें वास्तविक रूप में अल्पसंख्यकों को भी किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो संख्या में कम होते हैं वो किसी न किसी रूप में गठजोड़ या सौदेबाजी कर लेते हैं और अपने मतों को एक ही स्थान पर देते हैं। 5वां है संचयी मत प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, संचयी मत प्रणाली एग्जाम पूछा जाता है। यहाँ इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा भाई, संचयी मत प्रणाली के लिए भी बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। मतलब संचयी मत प्रणाली का प्रयोग करना है तो उसमें भी बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होगा। क्या कह रहा हूँ, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होगा, मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक स्थानों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है। फिर इसमें वास्तव में इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ एक निर्वाचन क्षेत्र में जितने स्थान होते हैं, मान लीजिएगा एक निर्वाचन क्षेत्र में 5 स्थान है, एक निर्वाचन क्षेत्र में 5 स्थान है, 5 स्थानों के लिए चुनाव हो रहा है, 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, तो जितने स्थान उतने मत, मतलब यहाँ जितने स्थान एक निर्वाचन क्षेत्र में होते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र में जितने स्थानों के लिए चुनाव हो रहा है, एक मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार होता है। जैसे 5 स्थान हैं एक निर्वाचन क्षेत्र में, 5 स्थान है, 5 स्थानों के लिए चुनाव हो रहा है, 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, तो मतदाता को 5 ही मत देने का अधिकार होगा। अब समझना है इसको, 5 ही मत देने का अधिकार होगा। परंतु यहाँ मतदाता चाहे तो मत एक को दे सकता है या बांट कर दे सकता है। मतलब मतदाता मत को 1 को या 2 को दे दे या बांट करके दे दे। क्या? जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मत 1 को दे या 2 को दे या बांट करके दे। मतलब ये मतदाता के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने 5 मत चाहे तो एक उम्मीदवार को दे सकता है, 2 को दे सकता है, सबको बांट करके 1-1 भी दे सकता है। यह मतदाता के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए इसे संचयी मत प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। मतलब है चाहे तो एक जगह 5 मत एक उम्मीदवार को दे सकता है, इसलिए इसे संचयी मत प्रणाली भी कहा जाता है। अब वास्तव में इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? मान लीजिएगा जो संख्या में कम है, भाई चाहे वो उस समुदाय का निर्माण जो जाति भाषा वंश किसी का आधार पर हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि वो अपने मतों को जो अल्पसंख्यक वर्ग का उम्मीदवार है ना, उसको अपने 5 मत दे देते हैं, तो निश्चित रूप से वह विजयी होगा। यस, तो अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलेगा ना व्यवस्थापिका में, इसलिए अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की ये प्रणाली या पद्धति है। 6, पृथक या सांप्रदायिक मत प्रणाली। अब ध्यान दीजिएगा, नाम से स्पष्ट हो, पृथक या सांप्रदायिक मत प्रणाली, मतलब इसमें संप्रदाय विशेष के आधार पर जो है वास्तविक रूप में मतदान कराए जाते हैं। कैसे? मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा इसे लागू किया गया था। 1909 में जो अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था, मार्ले मिंटो जिसका नाम है, मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा इसे लागू किया गया था। किसको? सांप्रदायिक मत प्रणाली को। अब इसमें क्या व्यवस्था थी? ये व्यवस्था थी कि भाई सिख का प्रतिनिधित्व करेगा, हिंदू के प्रतिनिधियों को निर्वाचन करेगा। मतलब सिख के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगा, हिंदू के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगा,
अब वास्तव में यहाँ जो सिख हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, वो क्या हो गए, संप्रदाय हो गए। तो यहाँ वास्तविक रूप में सभी संप्रदाय के लोग अपने अपने संप्रदायों को मत देंगे, ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो यह भी एक प्रकार से वास्तविक रूप में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति या साधन कहलाता है। अब ये तो इसकी एक पत्ती होगी। दूसरी व्यवस्था और की गई थी कि इसमें अनुसूचित जातियों के स्थानों को भी सुरक्षित रखा गया था। क्या? अनुसूचित जातियों के स्थानों को भी सुरक्षित रखा गया था। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैं आपको कहना चाहूँ कि हमारे भारत में हमें 1947 में आज़ादी मिलने के बाद में हमारा जो संविधान बना था, उस संविधान में किसी न किसी रूप में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के स्थानों को किसी न किसी रूप में आरक्षित रखा गया है। इसलिए कि भाई ये समुदाय संख्या में कम हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इसलिए इनको किसी न किसी रूप में व्यवस्थापिका में जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए। और अंतिम 7वां पद्धति या साधन है संरक्षण एवं नामांकन प्रणाली। ये 7वीं प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस पर मैंने देखा है अक्सर एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। अब गलती नहीं होनी चाहिए। क्या? नाम से स्पष्ट हो रहा है संरक्षण एवं नामांकन प्रणाली। संरक्षण मतलब रिजर्वेशन, एवं नामांकन नॉमिनेशन। संरक्षण एवं नामांकन प्रणाली रिजर्वेशन, ठीक है, आप आरक्षण भी कह सकते हैं एक प्रकार से इसको, मगर वैज्ञानिक जो शब्द होगा वो संरक्षण होगा। संरक्षण एवं नामांकन प्रणाली। अब ध्यान दें भाई, इस प्रणाली में वास्तविक रूप में संयुक्त एवं एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। क्या होगा? एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है। इसके बाद में यहाँ वास्तविक रूप में जो स्थान होते हैं वो अल्पसंख्यक जातियों की जनसंख्या के आधार पर सुरक्षित कर दिए जाते हैं। क्या कहा मैंने? अल्पसंख्यक जातियों की जनसंख्या के आधार पर सुरक्षित कर दिए जाते हैं। रिजर्वेशन जिसको कहते हैं हम, जिसको संरक्षण कहते हैं। जैसे भारत में अनुसूचित जैसे भारत में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए या नहीं, सुरक्षित किए गए या नहीं, किए गए हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या है? संरक्षण। और दो बातें इसमें, संरक्षण, नामांकन, नॉमिनेशन। नामांकन कैसे होता है ध्यान देंगे। नामांकन में जैसे भारत में राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामांकित कर सकता है। कहाँ? लोकसभा में। ये संविधान व्यवस्था की गई थी। ठीक है। और राज्यपाल एक प्रतिनिधि को विधानसभा में नामांकित कर सकता है। किसको नामांकित करेगा? जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं हुआ है उसको राज्यपाल, मतलब उस समुदाय का एक प्रतिनिधि राज्यपाल विधानसभा में नामांकित कर सकता है। समझ गए? तो ये संरक्षण और नामांकन की प्रणाली है जिसको कि किसी न किसी रूप में हमारे भारत में अल्पसंख्यकों को व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसके लिए व्यवस्था की गई थी। समझ गए संविधान में? अब यहाँ मैं अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ भाई। जो ये संरक्षण एवं नामांकन की प्रणाली है ना, वास्तव में यह प्रणाली राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सुदृढ़ता के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात, एग्जाम पूछा जा सकता है। क्या? कि निम्न में से कौन सी ऐसी प्रणाली है, क्या निम्न में से कौन सी ऐसी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है जिसमें वास्तविक रूप में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सुदृढ़ता को बल मिलता है? तो भाई नामांकन एवं संरक्षण की प्रणाली ही एक ऐसी प्रणाली है जो वास्तविक रूप में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सुदृढ़ता के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। मतलब वास्तविक रूप में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए इससे अच्छी और कोई प्रणाली हो ही नहीं सकती। हाँ, यदि अल्पसंख्यक वर्गों को वोट बैंक बनाया जाए या स्वयं अल्पसंख्यक वर्ग अपने हितों को ध्यान में रखे और राष्ट्रीय हितों का त्याग करे, तो फिर यह
हानिकारक पत्ती बन जाएगी, जैसा कि आधुनिक समय में वास्तविक रूप में इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। परंतु वास्तविक रूप में वो समुदाय जो संख्या में कम हैं, अल्पसंख्यक हैं, चाहे वह समुदाय, जाति, भाषा, वंश किसी आधार पर निर्मित हुआ हो, तो उसको व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व मिले, इससे अच्छी और क्या व्यवस्था हो सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि संरक्षण एवं नामांकन की प्रणाली राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सुदृढ़ता के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धतियाँ या साधन, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता और अल्पसंख्यकों की परिभाषा। मैंने तीनों बातें बेहतर तरीके से समझा दी हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी इन तीनों ही पार्टों को, तीनों ही भागों को ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।